चलता हूं पहले सवाल पर। एक सिंपल बट ठीक ठाक सवाल आपके सामने बोर्ड पर है। जितने लोग कर सकते हैं थोड़ा देखें और कोशिश करें कि आप इस सवाल का सलूशन कर सकते हो कि नहीं। है तो सिंपली जोड़ घटाना ही, लेकिन आपको ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूज करेगा। अगर सच में इसका सलूशन कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यस, बहुत बढ़िया। आइए देखिए कितने लोग कर सकते हैं। सभी लोग इसका उत्तर, सबका हर, यहां पर सारे नंबर का हर कितना है, 900। सबको पता है कि अगर कभी नंबर अपने हर जो है सेम रखता है तो सीधा सीधा अंशों को जोड़ा घटाया जाता है। तो मैं भी वही करूंगा, 667 लिखूंगा। 667 में 577, यहां पर 67 नहीं 77, 577 घटाऊंगा, 477 जोड़ूंगा, करेक्ट है, डिवाइड बाई 900 करूंगा। आइए सॉल्यूशन कर लिया जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। हम समझ गए कि यहां 77 का रोल बेचारा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस, इसको खत्म ही कर दीजिए, कोई बात नहीं। यहां से अगर हम इसको देखें, 677 से 577 निकाल दे तो 100 हो जाएगा, और 100 में अगर 477 जोड़ दे तो 577 हो जाएगा। सही है ना, 577 हो जाएगा, जो आपके सामने यहां पर ऊपर का मान होगा। नीचे देखिए अपने पास क्या है, 900 है। अब 900 है, इसको आप 900 से भाग ना करके 9 गुणे 100 से भाग करिए। बाद में दशम शून्य लगा, शून्य है ही भाई यहां पर, तो शून्य का उपयोग कर लेंगे दशमलव लगाने के लिए। जितने लोग इसका उत्तर कर सकते हैं प्लीज आंसर करें, जरूर बताएं हमें इस सवाल का सही उत्तर। आपके सामने है, देखिए हमने कहा, हमने इस सवाल के सलूशन की बात करी। 677 से 577 निकलेगा, 100 होगा, 100 जुड़ेगा 477 में, आएगा 577। 577 को 900 से भाग कर रहा हूं मैं, अभी केवल 9 से भाग कर रहा हूं। 9 छंगे 54 होता है, समझिएगा। 54, 3 और 7, 9, देखिए 9 छंगे 54, 3 7, 9 चौके 36 होता है। 36 के बाद एक बचेगा। अब हमारे पास 0.1111 ऐसे करता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करता चला जाएगा, मतलब एक प्रकार से दशमलव के बाद ये टर्म्स बढ़ते चले जाएंगे। अब हमको क्या करना है, दशमलव देखिए यहां पर लगा है, दशमलव आपको यहां पर लगा हुआ दिख रहा है, जैसे हमने लिखा 64। इसके बाद अब ऐसे देखिए आपका टर्म कैसे बढ़ रहा है, 0.1111 इस प्रकार से जा रहा है। इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए कभी 8 लिखा है और इसको हम 10 से भाग करें तो दशमलव एक स्थान पर लगेगा। अगर इसी 8 को हमने 100 से भाग किया होता तो दशमलव 2 स्थान पर खिसक जाता इधर। अब इस सेम चीज यहां भी करना होगा, दशमलव हमें 2 स्थान खिसकाना होगा, क्योंकि 100 से और भाग करना है। 0.64111 यही इसका राइट सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। जितने लोग का सी ऑप्शन आया देखिए बहुत सही है। अजय का भी है, निहायती सिंगल का भी है, नाम बता दे भाई। अजय यादव है, काजल का आंसर सही है, वेरी गुड। अजय का, मनोज का, अन्या का, सभी का आंसर जितने लोग का आ रहा है एकदम परफेक्टली सभी लोग नोट कर लें। राइट सोल्यूशन आपका सी ऑप्शन में देख पा रहा हूं, और सच में खुशी हो रही है आपके सोल्यूशन को देख करके। दूसरा सवाल मैं ले रहा हूं। दूसरा सवाल सिंपल सवाल है, सवाल बहुत ही शानदार से है। आगे आप लोग पूरा सेट अच्छे से करिए, आपको बहुत ही इसमें फील आएगा। एक पंसारी, पंसारी समझते होंगे सभी लोग, द्वारा 72 और 96 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 दालें हैं। 2 किस्म की दालों को हमें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि ₹83 प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त किया जा सके, जिससे जो फाइनल मिश्रण बने उसका रेट ₹83 प्रति किलोग्राम हो जाए। सिंपल एलिगेशन इस तरह के सवालों में लगाना चाहिए। 2 प्रकार की दालें हैं, पहले का रेट 72 है, दूसरे का रेट 96 है। कंबाइन करके ऐसा सेट करा जाए कि कंप्लीट का रेट कितना हो जाए, 83 हो जाए। अब आप यहां पर एलिगेशन लगाइए, इसका डिफरेंस करिए, इसका डिफरेंस करिए, दोनों का डिफरेंस प्रॉपर करिए। देखिए 72 में 11 जोड़ देने से 83 आता है। 96 से अगर हम 83 को घटाते हैं तो 13 आता है। 13 और 11 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर होगा। जितने लोग डी ऑप्शन बता रहे एकदम परफेक्ट है। काजल का, अजय का, प्रियंका का, अनु का, ठीक है, शत्रुघ्न का बी ऑप्शन नहीं होगा। सब लोग 13:11 एकदम राइट सोल्यूशन लगाएं। एकदम करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इस सवाल का बन करके आपके सामने है। बहुत बढ़िया, जितने लोग आ रहे हैं एकदम परफेक्टली आंसर करें। अब लेकर चलता हूं मैं आपको तीसरे सवाल पर। सवाल देखिए क्या कहता है, जॉर्ज ने एक नया भूखंड मतलब प्लाट खरीदा, मतलब एक जमीन का टुकड़ा उसने खरीदा, जिस पर तत्काल बाड़ लगाना चाहता है। मतलब वो आयताकार था और चाहता है कि चारों तरफ से बाउंड्री लगा दे। इस कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई और साथ ही चौड़ाई 11% कम हो गई। मतलब उसने अपने क्षेत्र में ही बाड़ लगाया, तो निश्चित तौर पर लंबाई पर, चौड़ाई पर उसने कुछ ना कुछ उपयोग किया होगा,
जिस वजह से उसके पूरे लेंथ और ब्रेथ में 11% की कमी आ गई। अब हमसे कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात करें, अर्थात प्रतिशत रूप से क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट गया या बढ़ गया। फिलहाल बढ़ेगा तो है नहीं, क्योंकि दोनों में कमियां हो रही हैं, और दोनों में कमियां हो रही तो सतत कमी का उपयोग किया जाएगा। और सतत कमी कैसे काम करती है, जैसे अगर a% की कमी है, ठीक है, a% की कमी है, और फिर से मैंने कहा b% की कमी है, हालांकि दोनों सेम है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्टली लगाए, और जब तक मैं करता हूं तब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए। सभी लोग कमेंट करके हमें तब तक बता दे, और बाकी मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। तो इसमें जो नेट प्रतिशत कमी होगी, अर्थात जो कुल कमी होगी, वो क्या हो जाएगी पता है, a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100% की कमी। अब आपको यही सेम करना है, 11% लंबाई की तरफ घटा है और 11 ही चौड़ाई की तरफ घटा है, तो 11 प्लस 11 माइनस 11 गुणे 11 बटे 100, 11 11 22 होता है, माइनस 121 होता है इसका वर्ग, अगर 100 से भाग होगा तो 1.21 हो जाएगा, 0.21 निकलेगा 0.79 आएगा, और एक और निकलेगा यहां से तो 20.79 आएगा, जो आपको देखिए ए ऑप्शन में लिखकर दिया हुआ है। सवाल का राइट सोल्यूशन आपका कितना हो गया, पहला ऑप्शन है। देखिए कितने लोग का आंसर आ रहा है, शाबाश। जिनका जिनका आंसर आ रहा, अनुपम ने 22 बताया, नहीं गलत बात है, काजल का आंसर सही है, अजय का सही है, अजय ने सही बताया, निहायती सिंगल पहला ऑप्शन, वेरी गुड। जानवी, प्रियंका, अनु शुक्ला, जितने लोग का आंसर आ रहा है एकदम परफेक्टली सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रदीप का आंसर सही है, जितने लोग पहला ऑप्शन दे रहे हैं 20.79 इज द राइट सोल्यूशन। इस सवाल का करेक्ट हल आपके सामने है। सभी लोग जल्दी से जल्दी एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिए, उसी सतत के जो अभी पीछे सतत पढ़ा, वो सतत सिंपल था, ये सतत और बनकर आया। ये सतत का सवाल अभी हाल ही में आईएएस का पेपर हुआ था, यूपीएससी सीसैट का, और उसमें इस सवाल को एग्जैक्टली हूबहू पूछा गया था। जितने लोग इसको कर सकेंगे, रियली आप अच्छी तैयारी में हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए, और ऐसे सवालों को भी फोकस करके तैयार करिए। आइए मैं सवाल का पैटर्न आपको समझाता हूं। सवाल कहता है, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण, जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो आपको पता है कि गवर्नमेंट रेट बढ़ा देती है, और जब घटते हैं तो गवर्नमेंट रेट घटा देती है। ये सिस्टम होता है। कह रहा कच्चे तेल के दाम में वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की कीमतें 10% तक बढ़ जाती है। जो पेट्रोल की प्राइस है वो 10% तक बढ़ गई। कीमत वृद्धि से पहले पेट्रोल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर थी, अर्थात जब रेट नहीं बढ़ा था उस समय पेट्रोल का दाम 90 रुपए प्रति लीटर, मान लो अभी 90 रुपए प्रति लीटर है, और आज ही पेपर में छपा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा, इसलिए रेट गवर्नमेंट ने 10% बढ़ा दिया है। कोई व्यक्ति प्रति माह, ध्यान सुनिएगा, 2200 किलोमीटर की यात्रा करता है, मतलब वह प्रति महीने इस रेट से तेल खरीद करके 2200 रुपए प्रति माह तेल के लिए खर्च करता है, इतना उपयोग करता है और इतनी यात्रा करता है। सुनिए, उसकी कार जो है 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। अब लीजिए, कार जो है जो चलती है तो 1 किलोमीटर के लिए 16 लीटर एक लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यदि वह अपना खर्च पिछले स्तर पर बनाए रखना चाहता है तो उसे अपनी यात्रा में कितनी कमी करनी चाहिए। सिंपल सवाल बनता है परसेंटेज तुलना पर। कितने पर बनता है? परसेंटेज कंपैरिजन, अर्थात तुलना पर। जैसे आप एक सवाल पढ़ते हैं, सिंपल पढ़ाया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के कुछ सामान जिसका वह उपयोग करता है, दाल, चावल, चीनी, कुछ भी, अगर उसके दाम में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं में कितने परसेंट की कटौती कर दे कि उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। जैसे अगर कोई सामान हमें पहले 100 में मिलता था, ये हमारी जरूरत थी, यही हमारी आवश्यकता थी, यही वस्तु का दाम था, अचानक से दाम मान लो 20% बढ़ गया, 120 हो गया। मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल कंडीशन कह रहा हूं। अब मेरी आवश्यकता 120 की हो गई, घर वाले मुझे 100 रुपए दिए थे, कहे जाओ सामान लेकर आओ। मैं गया लेने के लिए और सामान तो अब 120 में मिल रहा है। मैंने कहा भाई मुझे तो मिला है 100 रुपए, तो मुझे अपना काम अब 100 में ही चलाना है। मैंने दुकानदार से साफ साफ कह दिया कि भैया मेरे पास 100 ही है, तुम सामान कम दे दो, हमारी आवश्यकता हम मैनेज कर लेंगे, टेंशन मत लो। तो उसने हमारी अब हमारी रियल आवश्यकता तो इतनी है ना, अगर कोई आपका दोस्त होगा आपके सामने तो हो सकता है आपकी इंसल्ट हो जाए।
आप उसके सामने पूरा सामान ना ले पाओ और कह दो भाई 100 ही रुपए का नोट है, इतने में दे दो मुझे जो देना है, तो आपकी इंसल्ट भी हो सकती है। ऐसा होता है हम लोग के साथ। लेकिन हम अगर इंसल्ट नहीं सोचते हैं तो हमने उससे कहा भाई देखो 100 में ही दे दो, मेरी आवश्यकता भले वर्तमान में इतनी हो गई बट मैं खर्च इतना ही करूंगा। यही चीज है इस सवाल में। और मैं आपको बता दूं, इस सवाल में ना तो इस 90 रुपए प्रति लीटर तेल का कोई मतलब है, ना तो इस माइलेज का कोई मतलब, इन दोनों लाइन का कोई अर्थ नहीं है। ये केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया था। इसमें सिंपल आपको क्या करना चाहिए, यहां पर लिखना चाहिए कि 10% रेट बढ़ा है। 10% का मतलब 1/10 होता है। मतलब जो तेल हमको पहले 10 में मिलता था अभी वह 11 में मिलने लगा है। जो तेल मुझे पहले 10 में मिलता था अभी मुझे 11 में मिलने लगा है। कह रहा हूं कि जैसे सवाल कहता, देखिए हमसे यही पूछा गया है कि पहले की स्थिति देखो, पहले मैं 2200 किलोमीटर की यात्रा किया करता था, क्योंकि रेट घट गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। मेरी जरूरत इस समय 2200 किलोमीटर यात्रा करने की है, बट मैं चाहूंगा कि मैं इतने में ही अपनी यात्रा को मैनेज करूं। इसके लिए मैंने कहा कि 11 दूना 2200 होता है। और यहां से अगर मुझसे ये पूछता, जैसे आप देख रहे हो ना कितना कटौती करनी पड़ रही, 1 की कमी करनी पड़ रही है। 11 का मान 2200 है, भाई जरूरत तो आपकी पहले 10 थी, उतने में 2000 चल लेते थे, बट आपकी जरूरत अभी 11 की हो गई। अब आपको 2200 चलने के लिए आपको 11 की जरूरत है, बट मैनेज हो नहीं पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है कि हम उतने के तेल खरीद पाए। मैंने कहा भाई हम इतना कम कर देंगे। तो 11 का मान अगर 2200 है तो 1 की जो आपने कमी करी, क्योंकि 11 का मान 2200 है तो 1 का मान आपका कितना हो जाएगा, 200। अर्थात 200 किलोमीटर आपको कम यात्रा करनी होगी। अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई आप कितना किलोमीटर यात्रा करोगे, तो हम कह देंगे भैया आप तो हम 2000 किलोमीटर करेंगे, लेकिन हम पैसा उतना ही खर्च करेंगे जितना पहले करते थे, हम पैसा वैसा नहीं बढ़ा पाएंगे। साफ साफ की स्थिति ये हो गई। तो इस हिसाब से सवाल को आपने हल कर लिया। देखो आप ऐसे समझो, हमारी आवश्यकता पहले 10 की होती थी, बट अभी आवश्यकता 11 की हो गई। हम 2200 किलोमीटर चला करते थे, मतलब हम 2200 किलोमीटर चलने के लिए इतना पैसा खर्च करें। मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा, मुझे 1 घटाओ, मैं उतना ही कर पाऊंगा। तो इसका मतलब अगर ये 2200 है तो इस 1 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर 11 का मान इतना है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, हम 200 किलोमीटर यात्रा करेंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट सोल्यूशन होगा। जितने लोग कर पा रहे, समझ पा रहे, जरूर उतार लें और कंफर्म कर दे कितने लोग का उत्तर। देखिए मैं देखना चाहता हूं ऑप्शन, जानवी का, अनु का, वेरी गुड, चांदनी का, काजल का, वेरी गुड, शत्रुघ्न का, अन्या का, अनु का, प्रियंका का, जितने लोग सही कर पा रहे रियली अप्रिसिएबल है। ये यूपीएससी सीसैट का पूछा गया सवाल है, अभी हाल ही में पेपर हुआ था और उसमें इस सवाल को पूछा गया था। जब ऐसे पैटर्न आपको फेस करने को मिलेंगे तो आधे लोग तो ये सब देखकर घबरा जाएंगे, ये माइलेज का उपयोग करना है, रेट का उपयोग करना है, कितना तेल खरीदता था उसका उपयोग कर, ये सब अगर सोचने लगे तो फंस गया भाई, तब ना आएगा सवाल। ऐसे सोचेंगे तभी सवाल हल हो पाएगा, यही रियलिटी है। करेक्ट है? चलो ये होता है आपका सवाल। करेक्ट है? आइए, ये बहुत शानदार दमदार सवाल है। जितने लोग इसको कर सकते हैं प्लीज ट्राई करें। मैं इस सवाल का ओरल आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप समझ कर करें, ऐसे कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। और मैं एक छोटा सा चैलेंज आप लोगों को देता हूं, प्लीज जितने लोग देख रहे हैं सब लोग कोशिश करो इस सवाल के उत्तर को करने को। सभी लोग कृपया इस सवाल का सोल्यूशन ट्राई करो। यक्स अपान, ध्यान से सुनोगे, वाई प्लस जेड माइनस एक्स है बराबर वाई अपान एक्स, वाई अपान, सुनो सब लोग, जेड प्लस एक्स माइनस वाई है बराबर जेड अपान एक्स प्लस वाई माइनस जेड है। करेक्ट है? बराबर आर। आप देख रहे हो कि जब एक्स है ना तो एक्स ही घटा है, जब वाई है तो वाई घटा है, जेड है तो जेड घटा है, बराबर आर है। तो इसने कहा आर इसके अलावा कोई अन्य मान नहीं ले सकता, मतलब आर का मान आपको बताना है कि आर का मान क्या हो सकता है। प्लीज कमेंट करके बताइए कितने लोग कर सकते हैं, बताइए। शत्रुघ्न का आंसर 1 है, अजय बाबू का सी ऑप्शन, सी का मतलब -1 है। और किसका आंसर आ रहा है भाई? प्रियंका का बी ऑप्शन है, अजय का -1 है। तो -1 और +1 में आपके डाउट आ रहे हैं, -1 और +1 में डाउट आ रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं। पहली चीज तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, हम ऑप्शन रख करके भी जस्टिफाइड हो सकते। अगर हम एक्स वाई जेड प्रत्येक के मान को 1 मान लें, एक्स को, वाई को, जेड को, जैसे ही मान लिया आप कहीं भी उठा के रख दो, जैसे यहीं पे रख दो, तो एक्स का मतलब 1 है, वाई का मतलब 1 + 1 -1, खत्म होकर 1/1 मतलब 1 आएगा।
प्रत्येक मान को सेटिस्फाई करने के लिए सच में मान को एक होना मस्ट है। आप देख लो, ओरल हो जाता है अगर सवाल को समझ पा रहे हैं तो, नहीं तो इसका तरीका सुनिए। तरीका ऐसे समझिएगा तो क्लियर होगा। मैं कर दूं ना पूरा तरीका ट्राई कर दूं। चलिए देखिएगा भाई, देखो ये सबके सब लोग किसके बराबर है, बोलो आर के। ए भी आर के बराबर, ए भी आर के बराबर, ए भी आर के बराबर। लिखता हूं सुनिए, x बटा y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर आर है। दूसरी तरफ y बटा जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर आर है। एक बार फिर से लिखता हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं थोड़ा प्रूव कर दूं आप लोग के सामने। x बटा y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर आर कर दो, y बटा जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर आर कर दो, z बटा x प्लस वाई माइनस जेड बराबर आर कर दो। सब के सब आर के बराबर है। यहां से भाई अगर मैं कहूंगा x का मान निकालो तो बोलो कितना होगा बताओ, r इंटू जैसे आप यहां लिखो r इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स। समझ रहे ना मैं जो कर रहा हूं, x बराबर r इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स। इधर x r बराबर क्या होगा, सॉरी दिस इज r, ये आपका सॉरी a का क्या था आपका x। ऐसे y का मान कितना होगा, r इंटू जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स माइनस वाई हो गया। ऐसे z बराबर r इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो गया। करेक्ट है। अगर हम इन तीनों समीकरणों को थोड़ा जोड़ दें, तीनों को जोड़कर देखिए कितना आता है, x प्लस वाई प्लस जेड आया बराबर, इसको पूरा जोड़िए देखिए कितना आता है, आर वाई। समझिएगा सब लोग, देखो अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा पता है, आर इंटू वाई, ठीक है, आर इंटू जेड माइनस आर इंटू एक्स, इसको भी जोड़िए, प्लस आर जेड प्लस आर एक्स माइनस आर वाई, प्लस यहां पर जोड़िए आर एक्स प्लस आर वाई माइनस आर जेड। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या, आर एक्स से गया, आर जेड से गया, आर वाई से गया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, अगर आर कॉमन कर लो तब भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही होगा। तो आर का मान सीधा सीधा इतना बटा इतना होगा, तो कितना आएगा बोलिए, एक ही तो आएगा, एक ही राइट सोल्यूशन है ना। मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें, पूरे प्रोसेस पर चले जाएं, तब भी अपने आप को जो व्यंजक मिलेगा, समीकरण मिलेगा, वो आपको एक ही सोल्यूशन देगा। और मैंने आपको पहले से ही कंफर्म कर दिया था, रख करके प्रत्येक के मान को आप देख लो, एक से सेटिस्फाइड है, सब पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, एक पर सेटिस्फाइड है तो आर का मान एक ही होगा और बी ऑप्शन ही इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। हाँ एक ही आ रहा है ना, सब लोग समझ थे कि नहीं बताओ। देखिए आंसर किसका किसका आया था, निहायती सिंगल, नाम नहीं बताया, सौर्य शुक्ला वेरी गुड, अनु का माइनस गलत है, फ्यूचर दरोगा शुभम यादव शाबाश, एक ही आएगा, सौर्य का, काजल का, चौधरी अजीत सिंह, प्रियंका सिंह, अनु शुक्ला, चांदनी, जितने लोग का आंसर आया बहुत बढ़िया है, सब लोगों ने अच्छा किया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों का रिस्पॉन्स देख करके। प्लीज सभी लोग नोट करें ऐसे सवालों को, कंफर्म करें। और देखिए आगे बढ़ते हैं, गलत नहीं होना चाहिए मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो फोन से निकाल दूंगा मैं आप लोगों को बाहर। हाँ ध्यान देना, ठीक है। चलिए आप लोग प्लीज बताओ, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। कितने समय में, 15 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में अपने आप का 4096 गुना हो जाएगा। अब यहां ऐसे करना है, सवाल को लिखना है गुना और लिखना है समय। क्या क्या लिखना है, गुना लिखना है और समय लिखना है। पहले गुना कितना होता है बताइए, पहले गुना होता है 2, कितने समय में, 15। अब कितना गुना बनाना है, 4096, कितना समय लगेगा, यही कंफ्यूजन है। आंसर कर दीजिए प्लीज जल्दी से जल्दी, मैं आंसर देख लूं तब मैं कराऊंगा। काजल का आंसर कितना, 180, शाबाश, कल क्लास में मिलेंगे, शाबाश भाई, कहां मिलोगे आप शत्रुघ्न 180, इतना सिंगल मत रहो, वर्दी पहनो, ठीक है, सिंगल इंगल रहने से कोई मतलब नहीं, समय वर्दी पहनो, देखो लाइन लग जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं। शत्रुघ्न, इतने रिश्ते आएंगे घर पे ना, बाबा दादा भी खुश हो जाएंगे, पापा भी, हाँ अगर वर्दी पहन लिया तो सिंगल इंगल का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। शत्रुघ्न, प्रभाकर, प्रियंका, अभय, अजय, जानवी, शाबाश 180। देखिए आंसर आ रहे हैं, फटाफट सबके आंसर आ रहे हैं। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, जब ऐसा सवाल आए गुना लिखो समय लिखो।
अगला गुना कितना समय देगा, इसके लिए हमें क्या करना है पता है, इसी को लाना है, बेस बनाना है। 2 की पावर कितना लगा दिया जाए कि 4096 हो जाए। तो मैं कहूंगा 2 की पावर को याद करो, पहाड़े की तरह मैं क्लास में याद करवाता हूं, अभी मैंने करवाया है। कैसे याद करना है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 पर 8, 4 पर 16, 5 पर 32, 6 पे 64, 7 पे 128, 8 पे 256, 9 पे 512, 10 पे 10 से 24, 11 पर 2048, 12 पर 4096। तो 12 पर 4096 होता है। जो पावर आए ना पुराने समय से गुणा कर दें, 15 गुणे 12, 15 बरहम में 180, मतलब 180 साल बाद जब हमारी तीसरी चौथी जनरेशन होगी, हमारा कोई नाम पता तक याद नहीं होगा हमारी जनरेशन को, तब वह पैसा 4096 हो जाएगा। इसलिए जो चीज अपने जीवन में ना यूजफुल हो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, पेड़ लगाने के अलावा पेड़ अपने आगे की जनरेशन भी यूज करे, अच्छा लगता है, बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, 180 साल बाद यह पैसा 4096 गुना हो पाएगा। इसका उत्तर यहां पर यस यस बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल पहनेंगे, यही होना चाहिए। शाबाश, आशीर्वाद यार दिल से रहता है, ऐसा नहीं है। आओ देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। यक्स किसी कार्य को 135 दिनों में पूरा कर सकता है। यक्स किसी कार्य को 135 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 51 दिनों तक कार्य किया, अकेले बेचारा यक्स ने कहा कि मैं 51 दिन तक कार्य करता हूं। शेष जितना कार्य बचा उसको वाई ने 84 दिनों में पूरा किया। बहुत बढ़िया। कह रहा दोनों एक साथ अगर करते तो काम कितने दिनों में संपन्न हो जाता। प्लीज कमेंट करिए। शाबाश, देखते हैं कितने लोग आंसर कर सकते हैं। तेजी के साथ जल्दी से जल्दी यहां पर आप लोगों को उत्तर देना है। मैं चाहूंगा इस सवाल का उत्तर बताएं। यस, आगे देखो। हाँ देखो, यक्स किसी कार्य को 135 दिनों में कर सकता है। यक्स कहता हम 135 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यक्स कहता है 135 दिनों में कार्य कर सकते। भैया ये समय है, लेकिन आप इसी को टोटल वर्क भी मान लो। टोटल वर्क भी मान लो कि 135 ही पूरा काम है। जैसे मैं 135 काम कर सकता हूं और 135 दिनों में कर सकता हूं। इसका मतलब मैंने प्रतिदिन एक काम किया, इसने प्रतिदिन एक, ये इसकी क्षमता हो गई। अब इसकी क्षमता एक दिन में एक काम करने की है और इसने किया कितने दिनों तक काम, 51 दिनों तक काम किया। तो बताओ यक्स ने 51 दिन में भाई प्रतिदिन एक काम करते हुए 51 दिनों में 51 कार्य कर डाला। किसने कर डाला बोलिए, यक्स ने कर डाला। शेष काम बताइए कितना होगा, याद है ना, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, शेष काम क्या होगा, इसमें से घटा दीजिए। घटाओ तो कितना हो गया, 84 हो गया। 84 कार्य हो गया भाई, 5 से 1 4, 13 से 5 8, 84 कार्य। तो शेष जो 84 कार्य है, शेष जो 84 कार्य है उसने क्या किया, 84 दिनों में ही समाप्त किया। किसने, वाई ने 84 कार्य को 84 दिन में ही समाप्त किया। इसका मतलब देखो क्या हो गया पता है, वह भी प्रतिदिन एक ही काम करता है। ये दोनों एक जैसे लोग मिल गए, यक्स और वाई दोनों एक जैसे लोग मिल गए। यह 84 काम अगर 84 दिन में खत्म करता है, यह 135 काम 135 दिन में खत्म करता था, यह 84 काम 84 दिन में खत्म करता है, तो इसकी क्षमता भी तो एक दिन में एक काम करने की हो गई। अब भैया दोनों मिल गए एक्स और वाई, और काम कितना था, 135 था। 135 को इन्होंने अपनी अपनी क्षमता से मिलकर 2 दिन काम एक दिन में करके 2 छंगे 12, 2 सते 14, 67.5 दिनों में समाप्त करने का निर्णय और प्लान कर लिया। 67.5 इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। देखिए 20 लाख रुपया और को गाड़ी चाहिए। शाबाश, हाँ मैंने भी सुना इसको कई बार सुना, समझ रहे हो कितना भाव छुपा है। सोचो, युवाओं की संवेदना छुपी है इसमें, तुम लोगों की, हाँ खास करके लड़कों की। ठीक है, और लड़कियों की भी ऐसी बात नहीं है, दोनों लोग की है। उसको सोचो, उस गाने में कहां कहां से लोग सोच के आते हैं और किस तरह से सोच करके बना देते हैं। चलिए सभी लोग तेजी के साथ सारे सवालों का सोल्यूशन करते चलिए। अगर सही में जो है दहेज बहेज अच्छी चीज नहीं होती है, ठीक है, और अच्छा परिवार, अच्छी चीजें होनी चाहिए। अच्छे से वर्दी पहनो, सपना पूरा करो। जिस दिन सपना पूरा करोगे ना वर्दी पहन करके, उसी दिन चाहे लड़का हो चाहे लड़की, माता पिता के अंदर जो गौरव होगा, जो एनर्जी होगी,
आप उनकी उम्र को ना 10 साल 15 साल बढ़ा दोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात को। उससे बड़ा क्या हो सकता है सोचिए। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, और वीडियो को लाइक करते चलिए। लाइक कितनी बार करना है बताओ? लाइक अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और करना है अगर तो कितनी बार, अगर मान लीजिए कोई हमारे मतलब इतना ही कॉन्फिडेंस में आ जाए, सर की बात को नहीं मना करता हूं फिर कर दूं, नहीं, लाइक हमेशा ऑड टाइम करिएगा, विषम बार, इवन टाइम नहीं, ठीक है। 23 की पावर 23 है, 23 की पावर 32 है, भाग करना है 529 से। पूछ रहा है शेषफल क्या है, कमेंट सभी लोग बताइए जी। हाँ 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 सही बात है। हाँ हाँ हाँ, चलिए मैंने क्या बताया, 23 की पावर 32 है और शेषफल बताना है क्या होगा। कितने लोग बता सकते हैं? सबसे पहले जान लो, 23 की पावर 2 होता है 529। मैं समझ रहा हूं कि इस 23 को हमें लिखना है 23 गुड़े 23 गुड़े 23 गुड़े 23 गुड़े 32 बार। मतलब मैं लिखूंगा 23 गुड़े 23 गुड़े 23 गुड़े 23 गुड़े, बोलिए कितनी बार? 32 बार। कितनी बार? 32 बार। भाग देने वाला कौन है बोलिए? 529। कौन है? 529। 23 से काटिए, 23 हुआ, फिर बेचारा 23 चला गया। मतलब ये दो लोग मिलकर के इसको पूरी तरह से इसको काट देगा। अगर दो लोगों को काट दिया, यही शेषफल 0 हो गया, तो अब चाहे पेयर बने चाहे ना बने, हालांकि पेयर बनेगा, पेयर बने या ना बने, अगर गुणा है और एक भी पद हमारा खत्म होकर के शून्य शेषफल दे रहा है, तो पूरे सवाल का राइट सोल्यूशन 0 ही होगा, अर्थात इसका शेषफल शून्य ही आएगा। जैसे अगर लिखा हूं मैं 2 की पावर 103 डिवाइड बाई मान लीजिए 16 है, सोचो बताओ रिमाइंडर कितना होगा? बताइए रिमाइंडर कितना होगा? दरअसल हम ये जो 16 है ना, ये 16 बेस में मिल जाए बस, अब मिल तो जाएगा भाई। 2 की पावर हम 4 कर दें, अर्थात 2 का उपयोग केवल 4 बार कर लें, 16 मिल जाएगा। और 4 नहीं, पता नहीं कितनी 4 बार रखा हुआ है। एक बार भी अगर यह हमारा जो हर है अंश में दिख गया फैक्टर के रूप में, तो इसका मतलब शेषफल शून्य आना तय है। इस बेस का इस भाजक से कटना एकदम श्योर तय है। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल का 0 है, मतलब सही रिमाइंडर आपका क्या है बताएं? 0 है। तो सभी लोग नोट करें, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, 0 आप लोग लिखेंगे तभी सही माना जाएगा। यस बोलिए, यस, हाँ यस। आगे बढ़ता हूं। ये सवाल भी यूपीएससी, अभी यूपीएससी आईएएस हुआ था, भूलना मत। आईएएस ये देखो, अगर आप वर्दी पहनते तो इससे बड़ी नौकरी होती क्या कोई? ये लिखा ही कितना अच्छा लगता, देखिए आईएएस। इसी यूपीएससी के आईएएस के पेपर के सी सेट सेक्शन में पूछा गया था ये सवाल, और इसको अगर आप समझ गए तो काफी पैटर्न आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। सवाल क्या कहता है? कहता है n वर्ग बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी शाम को मैंने अभी पढ़ाते समय जब मेरी 5 से 6 क्लास चल रही थी ऑफलाइन की, तो मैंने डिस्कस किया था। अगर कोई ऑफलाइन का इस समय देख रहा है मुझे तो बताए, कोई है ऑफलाइन शाम वाली बैच का? कोई अगर पता नहीं आप लोग आते हो कि नहीं क्लास में, हमारी बैच के जो पढ़ते हैं हमसे, किस बैच से हो? अगर आप बताओ बैच से हो कि नहीं हो, कंफर्म सब लोग थोड़ा कमेंट करिए, मैं देखना चाहता हूं। अभी मैंने डिस्कस किया है ऑफलाइन बैच से, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनसे डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था बताइए? मैंने कहा कि n स्क्वायर बराबर अगर इतना दिया है तो संख्या n में कितने अंक हैं ये कंफर्म करो। संख्या n में कितने अंक हैं ये कंफर्म करो। देखो कोई है नहीं सामने वाला, है कोई? नाम बताइए, मिलूंगा फिर कल। देखो सब लोग ध्यान सुनिएगा, इसके लिए एक पैटर्न दिमाग में रखिए, उस पैटर्न को आप एकदम तैयार कर लीजिए। जैसे 11 का वर्ग, सुनिए यहां लिखता हूं, 11 का वर्ग क्या होता है पता है? 121 होता है। 11 का वर्ग 121 होता है। सुनिए आगे बढ़िए, 111 का वर्ग 1 2 3 2 1 होता है। इसका सिस्टम है, अगर टर्म 1 1 ही है और उसी का वर्ग करना है तो आपको करना है क्या बताइए? यहां पर जैसे हमने कहा कि 11 का वर्ग है तो कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। वर्ग करो तो 1 के बाद 2, मतलब आप जितने अंक रहे उतने तक गिनती पढ़ा करिए, उसके बाद रिवर्स हो जाइए, 1 2 फिर 1। जैसे 111 है, 1 2 3 फिर 2 1। ऐसे अगर 1 1 1 1 है, इसका वर्ग करना है 1 2 3 4 4 1 2 3 4 3 2 1 है, 3 2 1 है। ऐसे 1 1 1 1 1 का वर्ग है 1 2 3 4 5 4 3 2 1 है। ऐसे अगर 1 1 1 1 1
6 बार 1 है, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। इसी का अर्थ है, मतलब आप यहां समझ रहे होंगे जितने इसमें 1 होते हैं वहां तक गिनती जाती है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद रिटर्न हो जाता है। अब ऐसे ही इसमें भी देखना है कहां तक गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद रिटर्न 8 7 6 5 4 3 2। इसका मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1 का वर्ग था। कितने अंक रहे होंगे, 9 अंक थे। 9 अंक वाला 1 का नंबर था जिसका वर्ग हुआ था, तब यह मान प्राप्त हुआ था। ये सिंपल पैटर्न है। यस, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, आया ना समझ में? यस, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन बैच से देखिए बच्चे देख रहे हैं, ऑफलाइन वाले सब मतलब मस्त हो जाते हैं जाने के बाद। हाँ, अच्छी बात है। देखिए आया नहीं कोई, मतलब पूरी क्लास में इस पर डिस्कशन हुआ था लेकिन था नहीं कोई। ये खराब बात है, आप लोग जैसे रहते नहीं लाइव ना, तो ये जैसे अपनी बैच के लोग नहीं रहते तो खराब लगता है। हालांकि सब बच्चे अपने हैं जो पढ़ रहे हैं, हमें सब पर सेम जो है रिस्पॉन्स हमें देना है और सेम सबके लिए एफर्ट करना है, लेकिन फिर भी जैसे आप लोगों को रहना चाहिए क्लास में। इस सवाल को देखिए, आपके यहाँ ज्योमेट्री भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं जब मैं सुनता हूँ किसी से डिस्कस करता हूँ कि अगर यूपीएसआई देना है तो यूपीएसआई में क्या पढ़ना चाहिए एडवांस में? सब कहते हैं सर 2D 3D पढ़ लो, हाँ थोड़ा प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, सांख्यिकी पढ़ लो, ऐसे हो जाता है। मैं तो कहता हूँ ज्योमेट्री भी पढ़ो, बिना ज्योमेट्री के होगा नहीं कुछ। मैं आपको बता दूं, 2 से 3 सवाल आपको एकदम सीधा कनेक्ट करा देगा। सवाल पढ़िए क्या है, किसी वृत्त की स्पर्शजा का मतलब होता है टेंजेंट। द टेंजेंट इज अ लाइन, अंग्रेजी में बोलो हिंदी में? अंग्रेजी में। द टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल के सतह पर स्थित किसी बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को टेंजेंट कहते हैं। इट जस्ट टचिंग द लाइन। जैसे अभी मान लो मेरा हाथ एक कर्व है, ऐसे कोई लाइन जाए टच कर दे, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। इट इज नॉट अ इंटरसेक्टिंग लाइन, यह प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, यह स्पर्शी रेखा है। अब ऐसे ही सवाल है, बहुत इजी है और बहुत बढ़िया है। देखो ये सर्कल है, ये सर्कल है और सर्कल में कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्शजा, मतलब बाहर कोई एक बिंदु P था, एक लाइन आई और देखिए इसने इसको टच किया एट द पॉइंट Q। इट इज कॉल्ड टेंजेंट, यही आपका टेंजेंट है। सवाल समझिएगा, PQ की लंबाई 24 है, कितना भैया? 24 सेंटीमीटर है। वृत्त का केंद्र है, सेंटर है, दिस इज सेंटर। सेंटर से इसने कहा वृत्त के केंद्र से P तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, अगर मान लीजिए केंद्र हमारा क्या था? O था, सपोज करो। लिखा तो नहीं कुछ ना? नहीं लिखा, तो O मान लीजिए। O से P तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब हमसे सवाल कहता है वृत्त का व्यास बता दो। व्यास का मतलब 2 इंटू आर होता है, आर वृत्त की त्रिज्या है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ऐसे जनरल सर्कल अगर कभी है, देखिए ध्यान से, ये सेंटर है, कोई लाइन आए ऐसे टच कर दे, दो सेंटर से सतह पर जो मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु पर मिलने वाली रेखा है, पहली चीज तो आर है, वो क्या है? त्रिज्या है। दूसरी बात, उस सतह पर उस बिंदु पर हमेशा समकोण बनाती है। अगर हम यहां से इसको मिला दें ऐसे, तो पहली चीज तो यह रेडियस है। सतह पर जैसे क्या होता है ना, केंद्र से सतह को मिलाने वाली रेखा ही रेडियस कहलाती है। और अगर ये रेडियस है तो यह साथ साथ इस पर हमेशा समकोण बनाती है। अगर ये समकोण बना दी तो आपको समझ में आया होगा, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। नियम यह भी होता है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम अगर इतना लिख करके करें कि सर ऐसे लिख लो भाई आप लोग, आर स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग, बोलो सही लिख रहा हूं? मुझे लिखना अच्छा नहीं लग रहा, हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानते हैं, इतना ट्रिपलेट मैंने पढ़ाया है कि ट्रिपलेट डायरेक्ट लगाया जा सकता है। आर स्क्वायर बराबर क्या? 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग। इतना वर्ग भी मुझे याद है कि 25 का वर्ग 625 होता है और 24 का वर्ग 576 होता है, 576 होता है। और अगर आपने आर स्क्वायर अभी निकाला, आर स्क्वायर बराबर इसका मतलब 49 होगा, तो आर बराबर वर्गमूल करिए तो 7 होगा। तो त्रिज्या बन गई 7, व्यास कहा है तो 2 इंटू आर कर दो, 2 गुणे 7 कर दो, 2 सते 14 हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जिसमें 7 और 24 के साथ 25 का रिलेशन होता है, 5 और 12 के साथ 13 का रिलेशन होता है, 3 और 4 के साथ 5 का रिलेशन होता है। इन सारे रिलेशंस को तैयार कर डाली, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। समझ रहे ना? 15 और 8 के साथ 17 का होता है,
तो बहुत सारे ऐसे रिलेशन है और उसका मैंने एक वीडियो दिया है, अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा एक वीडियो है जिसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने बहुत बढ़िया समझा है और बहुत उपयोगी होता है। अभी इसी आईएएस के पेपर में एक सवाल बना था, उसमें पैटर्न का बना था, जिसमें आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का उपयोग करके सवाल को सॉल्व करना था। जिसको पता हो डायरेक्ट बताएगा, क्या जरूरत है इतना तामझाम करने की। इतना तामझाम उसको करना है जिसको नहीं पता होता है। और एग्जाम में अगर ऐसी स्थिति हो कि हमारे पास सवाल की बेहतर सारी कंडीशंस के अलावा छोटी छोटी चीजें अगर हमें कंफर्म रहे जो आंसर दिला दे, तो इससे बेहतर ही क्या हो सकता है, बोलिए। यस, ये सवाल डन होता है। आगे बढ़िए। ये भी देखिए आपके यहां परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रोबेबिलिटी तो मैंने नहीं टच कराया, बट दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब ये भी बहुत शानदार सवाल है। जैसे मान लीजिए एक सवाल आता है आप लोगों के यहां कि इलाहाबाद के जो लेटर हैं, इलाहाबाद ALLAHABED, इनका उपयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास जितने संसाधन हैं, जैसे मान लीजिए मुझे अल्फाबेट के रूप में आप A और B दे दो। अभी हमारे पास अल्फाबेट कितने होते हैं, A से लेकर Z तक। मैं आपसे पूछूं कि A से लेकर Z तक का उपयोग करते हुए कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, तो लेटर्स कितने हैं, 26। 26 का फैक्टोरियल कर दो। फैक्टोरियल सुना है आप लोगों ने, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, n फैक्टोरियल। आपके यहां जैसे कहा जाता है ना, कोई गणित पढ़ना है, जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। अगर यूपीएसआई किसी को निकालना है तो उसे फैक्टोरियल आना चाहिए। 3 से 4 सवालों में फैक्टोरियल की कनेक्टिविटी आपके यहां बन सकती है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, जो मेथड ऑफ काउंटिंग के अंतर्गत आता है। जैसे अगर कोई सेमिनार हॉल है अब या आपकी क्लासरूम है, 100 चेयर लगी है बैठने को, आप पहले सदस्य हैं, क्लास में इन किए, तो आपके पास बैठने का कितना अरेंजमेंट है, 100। दूसरा व्यक्ति आया, आप तो एक चेयर ऑक्युपाई कर लिए, उसके पास 99, तीसरे के पास 98, चौथे के पास 97। ऐसे ही है, उसी प्रकार से n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे घटते घटते अंतिम में 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होता है फैक्टोरियल। जैसे अगर मुझे करना है 5 का फैक्टोरियल, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है इसका क्रम गुणित। करेक्ट है, यस। इसको समझिए आप लोग। देखिए आंसर आ रहे शाबाश, बहुत बढ़िया। सौर्य का आंसर है, वेरी गुड। अनफ का आंसर है 226, अच्छा आपने डिस्कस किया था, वेरी गुड। सौर्य का टैलेंट सर्च का शाबाश। जिसका आंसर आ रहा है रियली एप्रिसिएबल है भाई, अच्छा लगता है आपका रिस्पांस। अब जैसे सवाल कहता है कि 8 पुरुष थे और 7 महिलाएं थी, ये मेल थे और ये फीमेल थी, ठीक है, 7। हमको इनके समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन करना है, तो कितने प्रकार से चयन हो सकता है। ठीक है, मैं आपको चयन का सिस्टम, चयन मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। चयन का मतलब होता है संचय, ठीक है, संचय। इसे कॉम्बिनेशन के अंतर्गत लाते हैं। कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला होता है, दैट इज NCR। जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, n में से मुझे r का लेकर चयन करना है, r को लेकर चयन करना है, तो n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल अप्लाई किया जाता है। दिस इज NCR, यही होता है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ये होता है। अब मान लीजिए 8 में से मुझे 6 का चयन करना है, 8 में से मुझे 6 पुरुषों का चयन करना है, 7 में से 4 महिलाओं का चयन करना है। तो मैं इसको कैसे सेट करूंगा पता है, ऐसे देखिए, ऐसे जैसे बता रहा हूं, 8C6 गुणे 7C4, समझ रहे हैं। अब इसका सिस्टम समझिए, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, 8 में से 6 निकलेगा 2 फैक्टोरियल, गुणे 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 7 में से 4 निकलेगा 3 फैक्टोरियल। आगे देखिए, इसको समझते हैं, 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल, इसकी बात कर रहा हूं, बटा 6 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल को 2 गुणे 1 कर देता हूं, इससे खत्म हो गया, 2 चौके 8, 4 सते 28 हो गया, इसका मान 28 हो गया। इधर देखिए, गुणे 7 फैक्टोरियल मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, क्यों ऐसा, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, बटा 4 फैक्टोरियल गुणे 3 का मतलब 3 दूना 6, ये खत्म हो गया, 6 खत्म हुआ, 35 है। 28 गुणे 35 कर दीजिए, कितना आएगा, 980 आ जाएगा। 980 इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। 980 जितने लोग का आ रहा है एकदम सही है। जैसे अनब का है, सौर्य का है, चौधरी अजीत सिंह का है, शत्रुघ्न का है, टैलेंट सर्च का है, शाबाश, अनु का है, फ्यूचर दरोगा शुभम का है, प्रियंका का है, जिसका जिसका है सही है। अनब ने कहा सर क्या यूपी पेट में, नहीं भाई,
यूपी पेट में जो आएगा ना वो परसेंटेज आएगा, वो सिंप्लीफिकेशन आएगा, वो आपका एवरेज आएगा, वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड आएगा, बाकी ग्राफ तालिका आएगी। यही चीज होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग यहां पर जरूर इसको डिसाइड कर लीजिएगा। नो, इसका डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होता है। इस सवाल को बहुत शानदार तरीके से आपको हल करना है। कितने लोग इस सवाल का उत्तर कर सकते हैं? प्लीज ट्राई करें, कोशिश करें। देखिए, मैं चाहूंगा कि आंसर आप लोग दें, समझ रहे, और वीडियो लाइक भी करते रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, कोई ऐसी बात नहीं। सुनो, 1144 रुपए हैं टोटल। कितने पैसे मेरे पास? 1144। मुझे इसको क्या करना है? 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित करना है ताकि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2:1 के अनुपात में है। एक पुरुष, देखिए, एक मेल, एक फीमेल और एक लड़का, एक बॉयज का जो रेशियो है 3:2:1 का है। मतलब स्थिति यह है कि हम पैसे का बंटवारा कर रहे हैं। हम एक लड़के के हिस्से में 3 रुपए देंगे, एक औरत के हिस्से में 2 रुपए देंगे, एक लड़के के हिस्से में 1 रुपए देंगे। बट अपने यहां पुरुष कितने हैं? इसने कहा 2 पुरुष हैं, तो इनको मिलेगा कितना? 2 से गुणा करो, 6 रुपए। महिलाएं कितनी हैं? 6 हैं, तो 6 से गुणा करें, कितना मिलेगा? 12 रुपए। लड़के कितने हैं? 8 हैं, तो 8 से गुणा करें तो कितना पैसा? 8 रुपए। तो हमारा जो पैसे का बंटवारा होगा वो 6:12:8 में हो जाएगा। हम अपने इस टोटल धन का जो 1144 रुपए अपने पास अवेलेबल है, इसका बंटवारा हम 6:12:8 में करेंगे। समझिएगा, इन अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए, अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए। देखिए कैसे होगा। 12 6 18, 8 कितना होता है? 18 8 26 होता है। 26 बराबर 1144 होगा। 26 बराबर 1144 होगा। 26 का पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104 और फिर 13 अट्ठे 104। ये 2 से डिवाइड कर दे, 1 बराबर 44 हो गया। अब हम कितना पूछा? एक पुरुष को कितना पैसा मिलेगा? एक पुरुष को कितना मिलेगा आप बताओ। जैसे यहां पर है टोटल हिस्सा कितना पुरुष के जाएगा? 6 बराबर 44 गुणे 6। इतना पैसा पुरुष के हिस्से में जाएगा 44 गुणे 6। बट पुरुषों की संख्या है कितनी? 2। 2 से कर दो भाग, 2 तिया 6 होता है, 44 तिया 132 आएगा। 132 रुपए पुरुषों के हिस्से में जाएगा, प्रत्येक पुरुष के हिस्से में। तो प्रत्येक पुरुष को 132 रुपए टोटल प्राप्त होगा, जो इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। सभी लोग इसको अच्छे से नोट करें, कंफर्म करें, तय करते चले, सवाल का सोल्यूशन एकदम सेट कर ले। आइए, हाँ, ये बहुत बढ़िया एवरेज का क्वेश्चन है। देखता हूं कितने लोग इसको कर पाते हैं। और करना तो भाई है ही हम लोगों को, नहीं करेंगे तो क्या ही अर्थ निकलेगा। एकदम ट्राई करिए सभी लोग, कोशिश करिए क्या होता है। कोशिश करिए। 32 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई 282 मीटर है। दूर संचार के टावर हैं, टेलीफोन के टावर हैं, और उनकी संख्या है 32। कुल 32 संख्या है। जैसे हम ऐसे डिफाइन कर, देखिए ऐसे, इसमें कुल 32 संख्या है और इनकी जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है, वो कितनी दे रखा है? बोलिए, 282 मीटर है। आप औसत ऊंचाई समझते हैं ना। हो सकता है किसी की ऊंचाई 200 ही मीटर हो, किसी की ऊंचाई 300 मीटर हो, लेकिन जो एवरेज हाइट है वो आपकी 282 मीटर है। सवाल कहता है पहले उसमें स्टार्टिंग के जो 18 टावर थे, 18 टावर, उनकी औसत ऊंचाई भी 282 ही थी। कुल की भी औसत ऊंचाई 282 थी, और जो स्टार्टिंग के 18 टावर्स थे उनकी भी औसत ऊंचाई 282 थी। अंतिम जो 18 टावर थे, ये 37 है भाई, 32 नहीं है, अभी तक सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाता, 37 है। अंतिम के जो 18 टावर्स थे उनकी औसत ऊंचाई 200 कितनी लिखा है? देखिए 286 मीटर है, 286 मीटर है। सवाल हमसे कहता है, सुनिए सभी लोग, ये टोटल देखिए, एक्चुअल संख्या, एक्चुअल एवरेज। अब इसको बांट दिया 2 हिस्सों में, 18 और 18 में, और औसत ऊंचाई आपको अलग अलग दे रखा है। हमसे सवाल कहता, दरअसल ऐसे हुआ होगा ना, जैसे आप मान लो 1 से लेकर 37 तक लिखे थे पूरा। अब 1 से लेकर 18, फिर अंतिम का 18, तो यहां जो बीच वाला मान है रिपीटेड हो गया। ये जब रिपीटेड हो गया और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसका तरीका क्या हो सकता है? कितने लोग आंसर बता सकते हैं, मैं देखना चाहूंगा। समझिए मेरी बात को। इसका मैं एक तरीका बताता हूं। जैसे एक तरीका तो ये होता है कि योग निकाल लो, योग निकालो, 37 गुणे 282, 18 गुणे 282, 18 गुणे 286, जोड़ के उससे घटा दे, तो बट वो टाइम टेकन है, हम नहीं करना चाहेंगे। मैं आपको सिस्टम बताता हूं, सुनिए कैसे करना है।
आप सुनो, ए आपकी सही संख्या है और ये सही औसत है। ए हमारा पार्ट उसी का 18 भाग है और उसी का बचा 18 भाग है, 18 18 36 होता है, जबकि एक्चुअल यहां पर 37 है। इसका मतलब एक नंबर मिसिंग नहीं है, रिपीटिंग है। मतलब एक नंबर मिसिंग है हमारा। एक नंबर ऐसे देखिए 18 और 18, मतलब एक यहां छूटा हुआ है। उस छूटे हुए मान को हमें निकालना है, समझ रहे हैं? उस छूटे हुए मान को निकालना है। आइए हम ट्राई करते हैं, समझिएगा। पहले बताइए, हमारा यह औसत एक्चुअल इसके औसत से कम है कि ज्यादा? पता चला कोई अंतर है, मतलब जीरो का अंतर है, बराबर ही है। यहां पर क्या हुआ? ज्यादा हो गया। ज्यादा का मतलब क्या होता है? कितना बढ़ा बोलिए? 4 बढ़ा है। और सुनो, ऐसी स्थिति में जब यह संख्या बराबर रहे या समान हो तो आपको क्या कर देना चाहिए? इन दोनों को जोड़ देना चाहिए। 4 4 का गुणा 18 से कर दे, कितना हो गया? 72। ये 72 आपका प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है, तो घटा दीजिए। 282 से 72 आप घटा दो तो 200 कितना हो जाएगा बोलिए? 210 हो जाएगा। 210 यहां पर राइट सोल्यूशन होगा। जो हमारे पास वह 19वां टावर था यहां पर, उसकी हाइट हो जाएगी 210 मीटर। 210 जिसका जिसका आंसर आ रहा है, करेक्ट सोल्यूशन है, राइट सोल्यूशन है। आप लोग ऐसे इसको ट्राई करिए। इसी में एक और पैटर्न होता है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। जैसे मान लो 37 था तो एक 18 होता है, एक मान लो चलो एक 19 होता है, एक 19 होता, तो 19 19 38 हो जाता, मतलब एक रिपीटेड हो जाता। और रिपीटेड का केस अलग बन जाता है। एक मिसिंग का केस होता है, एक रिपीटिशन का केस होता है। दोनों पैटर्न को आपको समझना है और इस तरह के सवालों का उत्तर आपको देना है। अब फिर एक सवाल है, ये भी उसी सीसैट के पेपर का है और यही सवाल से मैं आज के सेशन को क्लोज करूंगा। आप सभी लोग, प्रत्येक जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इसका उत्तर मुझे आंसर में कमेंट करके बताएं। यह भी सतत वृद्धि और कमी का सवाल है। जैसे आपने पढ़ा है सतत वृद्धि कमी, किसी वस्तु का दाम पहले k% बढ़ाया जाता है, फिर k% घटाया जाता है, फिर k% बढ़ाया जाता है, फिर k% घटाया जाता है। अगर कोई यूपी ट्रिपल एससी पेट का देख रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पेट में भी आप याद करो 22 में ही एक ऐसा सवाल आया था जो बड़ा कंफ्यूज किया था, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर की बात थी। इसका जो उत्तर है, केवल उत्तर में ही कंफ्यूजन है। और मैं इस सवाल को जब अगला सेशन लूंगा तो यहीं से शुरू करूंगा, इस सवाल को करा के आगे बढ़ूंगा। लेकिन तब तक आपके अगर कमेंट आ जाएं तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और मैं आपके कमेंट और फीडबैक का इंतजार करूंगा। देखता हूं कितने लोग आंसर बता सकते हैं। मैं ये तो चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग बताएं, सभी लोग कंफर्म करें, और आ जाए तो मैं एकदम श्योरिटी से, बड़ा खुशी से एक्सेप्ट करूंगा। आपके कमेंट्स का मैं खुद रिस्पॉन्स करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ढेर सारा प्यार, लग जाइए, मेहनत करना शुरू करिए, बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करिए, और ये सब काम आपके बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।